बागपत के शांत शहर में हुई एक ऐसी वारदात जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक धर्मगुरु के परिवार की रहस्यमयी मौत। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये थी एक सोची समझी साजिश जिसमें शामिल थे वो चेहरे जो देखने में मासूम थे पर इरादे बेहद खतरनाक। लोगों ने कहा ये तो हादसा है, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आने लगे सच्चाई ने रोंगटे खड़े कर दिए। किसने रची थी ये पूरी योजना? कौन था असली गुनहगार? और आखिर इस परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ? आज हम आपको दिखाएंगे बागपत मौलाना फैमिली केस की वो अनसुनी बातें जिन्हें अब तक छुपाया गया और वो गवाह जो सब कुछ बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको दिखाने वाले हैं वो चौंकाने वाले सबूत जो इस केस की कहानी को उलट कर रख देंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगनौली गांव की यही वह पृष्ठभूमि है। अब ये पूरा इलाका डर और सन्नाटे की चादर में ढका हुआ है, क्योंकि जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। मौलाना इब्राहिम, जिन्हें गांव वाले प्यार से हाफिज साहब कहते थे, उसी गांव की मस्जिद के इमाम थे। पर एक दिन गांव से उठी एक हड़कंप करने वाली चीख ने पूरे मोहल्ले को शोक में झोंक दिया। उनके ही घर के सदस्य निर्दयता से मार दिए गए। उनकी पत्नी और 2 नन्ही बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। मंजर ऐसा था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। लोगों की आंखों में भय समाया हुआ था और हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर ऐसी क्रूरता किसने की? पर जब तथ्यों का पर्दाफाश हुआ तो गांव का शोक और गहरा हो गया, क्योंकि यह वारदात किसी बाहरी हमलावर की नहीं निकली, बल्कि 2 नाबालिगों ने अंजाम दी थी, जिनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम बताई गई। वही युवा जो मौलाना के शिष्य थे और तालीम के लिए उनके घर आते थे, अब आरोपियों की शक्ल में सामने आए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। क्रोध इतना उबल पड़ा कि कुछ ने पुलिस पर हमला कर दिया। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं, अधिकारियों पर पत्थर बरसाए गए और अंततः उन पर केस दर्ज हुए। शुरुआत में शक किसी और की ओर भी गया, खासकर मौलाना इब्राहिम पर, क्योंकि घटना के समय वे घर में मौजूद नहीं थे और पुलिस को संदेह हुआ कि कहीं यह किसी ने खुद न रचा हो। उन्हें हिरासत में लिया गया और वे बार बार चिल्लाते रहे, सीसीटीवी देखें, मैंने कैमरे ऑन करके छोड़े थे, मैं मासूम हूं। जांच में जब कैमरा फुटेज देखे गए तो अचरज हुआ। जिस कमरे में वारदात हुई उसका कैमरा बंद था, पर गलियारे के कैमरे में एक किशोर दिखाई दिया, कपड़े संदिग्ध स्थिति में। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने अद्भुत स्वीकारोक्ति की, हाँ, मैंने और मेरे साथी ने मौलाना के घर वालों को मार डाला। जब कारण पूछा गया तो और भी हैरान करने वाला जवाब मिला, हमें मौलाना डांटते थे इसलिए हमने बदला ले लिया। पूछताछ में आगे कहा गया कि मौलाना अपने परिवार से बेहद ममतालू थे। अगर उन पर तकलीफ पहुंचानी थी तो उनके परिवार को निशाना बनाना ही सही लगा। सोचिए, एक आवेगी गुस्से ने कैसे 3 जिंदगियां छीन लीं। और जब पूछा गया कि उन नन्ही बच्चियों की क्या गलती थी तो उत्तर मिला, वो जाग गई थीं और चिल्ला उठीं, इसलिए उन मासूमों को भी नुकसान उठाना पड़ा। मौलाना की दोनों बेटियां जो पूरी तरह मासूम थीं, सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा बैठीं क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया था। इतनी निर्दयता और अंधकार ने पूरे गांव की रूह को हिला दिया। वारदात के बाद दोनों आरोपी लड़के खुलेआम बाहर घूमने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्चों ने कबड्डी खेली, लोगों के साथ हंसी मजाक किया, और जब मौलाना के घर के बाहर रोने की आवाजें सुनाई दी तो वहीं दोनों वहां पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे पुलिस को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। क्या इतने छोटे बच्चे इतनी सूझबूझ और चालाकी के साथ इतनी बड़ी वारदात कर सकते हैं? फिर वह मोड़ आया जिसने पूरी कहानी का स्वरूप बदल दिया। मौलाना की पत्नी के भाई यानी उनके साले ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ये बच्चे इतनी बड़ी साजिश रचने के काबिल नहीं थे, इनके पीछे जरूर कोई बड़ा दिमाग है। उन्होंने आगे कहा, ना इनके पास हिम्मत थी ना कोई योजना, किसी ने इनके दिमाग में जहर घोला है। अब शक गहरा गया कि कहीं ये बच्चे केवल मोहरे तो नहीं। पुलिस ने अपनी जांच और बढ़ाई, तब पता चला कि जिस कमरे में वारदात हुई थी वहां का सीसीटीवी जानबूझकर बंद किया गया था। इसका मतलब था कि कोई ऐसा मौजूद था जिसे कैमरे का पूरा हाल पता था और जिसने जानबूझकर इसे बंद किया। और यह काम किसी नाबालिग के बस का नहीं था। अब कहानी में एक तीसरा किरदार जुड़ चुका था, कोई ऐसा जिसने तकनीक की समझ रखी थी और जिसने पूरी योजना बनाई थी। पुलिस ने 3 युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर चुका था, दूसरा कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था और तीसरा मोबाइल सर्विस सेंटर में काम करता था। पुलिस का मानना था
कि यही लोग हैं जिन्होंने कैमरा बंद करवाया। जैसे जैसे जांच गहराई में गई, शक की सुई बार बार मौलाना की तरफ घूमने लगी, क्योंकि घटना के कुछ दिन बाद मौलाना ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा, मेरी बीवी और बेटियां ही मेरा संसार थीं, अब मैं यहाँ क्यों रहूं। गांव वाले पहले तो भावुक हुए, लेकिन जल्द ही उनका गुस्सा उबल गया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे लिए पुलिस से लड़ा, हमारे ऊपर केस दर्ज हुआ और अब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। गांव वाले कहते हैं कि पुलिस और गांव की झड़पें मौलाना की वजह से ही हुई। अगर वे पुलिस से सहयोग करते तो शायद यह झड़प होती ही नहीं। अब स्थिति यह हो गई कि गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक ओर पुलिस, दूसरी ओर गांव वाले, और बीच में वही नाम, मौलाना इब्राहिम। लोग सवाल करने लगे, अगर मौलाना निर्दोष हैं तो उन्होंने गांव क्यों छोड़ दिया? जो इंसाफ चाहता है वह भागता नहीं। इसी बीच पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। घटना वाली रात एक काली गाड़ी गांव के पास देखी गई थी। गाड़ी में 4 लोग बैठे थे, जिनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। अब पुलिस उस गाड़ी की तलाश में है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस जब मौलाना से पूछताछ करने पहुंची तो उन्होंने दावा किया कि उस दिन वे देवबंद गए थे, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने। लेकिन पुलिस हैरान रह गई, इतनी जल्दी देवबंद से लौटना कैसे संभव हुआ? जांच टीम मान रही है कि या तो मौलाना कुछ छुपा रहे हैं या कोई बेहद चालाक योजना बनी हुई है। इस मामले का नया मोड़ आया जब मौलाना के साले ने बयान दिया। उनका कहना था, इन बच्चों को फंसाया जा रहा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। इसके बाद गांव में चर्चा तेज हो गई। क्या तीसरा व्यक्ति मौलाना के आसपास का था? कोई कहता है कि यह पुराना दुश्मन हो सकता है, तो कोई मानता है कि यह किसी धार्मिक विवाद से जुड़ा हो। स्थानीय पुलिस ने अब राज्य सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई की जांच का मतलब हर बयान, हर वीडियो फुटेज, हर गवाह और हर झूठ की गहन पड़ताल करना है। गांव की गलियों में अब बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या मौलाना सच में निर्दोष हैं या इसके पीछे वही हैं? जब मौलाना ने गांव छोड़ने की बात कही तो लोग फूट फूट कर रोने लगे। कई महिलाओं ने कहा, मौलाना साहब आप मत जाइए, आपकी मस्जिद की अजान अधूरी लगेगी। लेकिन मौलाना का जवाब बहुत दर्दनाक था, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं, मेरी बीवी और 2 बेटियां मेरी दुनिया थीं, अब मेरे लिए यहाँ सिर्फ दर्द बचा है। उनका कहना था कि जिस घर में उनकी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ दर्द के निशान रह गए हैं। उन्होंने कुछ कपड़े, किताबें और परिवार की तस्वीरें एक बैग में रखीं और गांव छोड़ दिया। लोग उन्हें रोकते रहे, यहाँ तक कि बागपत के सांसद ने भी कहा, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे पर आप मत जाइए। फिर भी मौलाना ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा, मुझे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मेरा सब कुछ छीन लिया गया है, मैं अपने गांव सुन्न जिला शामली वापस जा रहा हूँ। मौलाना के जाने के बाद गांगनोली गांव का माहौल और भी भारी हो गया। पुलिस ने जब गांव वालों पर एफआईआर दर्ज की तो नाराजगी बढ़ गई। लोग कह रहे थे, हमने मौलाना के लिए लड़ाई लड़ी, पुलिस से भिड़ गए और अब हम अपराधी बन गए। धीरे धीरे शक का दायरा फिर फैलने लगा। लोग फुसफुसा रहे थे, अगर मौलाना निर्दोष हैं तो वे क्यों गए? अगर सच बोल रहे थे तो सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? कुछ लोग खुलकर कहने लगे कि मौलाना के गांव छोड़ने के पीछे कोई डर नहीं, बल्कि कोई बड़ा राज छिपा है। इसी बीच पुलिस के हाथ एक नई जानकारी लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौलाना की पत्नी इसराना उस समय 5 महीने की गर्भवती थी, यानी उनके पेट में पल रहा अजन्मा बच्चा भी उसी दिन दुनिया छोड़ चुका था। इस खुलासे ने मामला सिर्फ ट्रिपल मर्डर का नहीं बल्कि क्वाड्रपल केस का रूप ले लिया। अब यह 4 जिंदगियों का मामला बन गया, 3 जो इस दुनिया में थीं और 1 जो आने वाली थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इतनी निर्दयता उन्होंने अपने करियर में बहुत कम देखी है। ये कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि अमानवीयता की चरम सीमा है। जब मौलाना को यह बात बताई गई तो वे वहीं बेहोश हो गए। फिर जैसे संभले, बोले, मेरे बच्चे ने दुनिया देखी ही नहीं, मुझे इसके आने की खबर मिली थी बस 2 हफ्ते पहले। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे बार बार कहते रहे, मेरी पूरी दुनिया लूट ली गई, अब इंसाफ चाहिए। गांव वालों के लिए भी यह सुनना कठिन था। महिलाओं ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और गांव में गुस्सा फिर से उभर आया। हर किसी के होठों पर यही शब्द थे, ऐसे दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। जांच अब कई दिशा में फैल गई थी। तकनीकी टीम सीसीटीवी डाटा रिकवरी में लगी हुई थी। वहीं पुलिस गांव में उस काली गाड़ी की तलाश कर रही थी जिसे घटना की रात देखा गया था। गाड़ी में 4 लोग थे, चेहरा ढका हुआ, और बाद में वह गाड़ी कहीं नहीं मिली।
पुलिस को शक था कि यही गाड़ी पूरे प्लान की कुंजी हो सकती है। संभव है कि चारों में से कोई शख्स सीसीटीवी बंद करवाने, बच्चों को भड़काने और रात के अंधेरे में गायब होने के पीछे था। पुलिस ने गांव के मोबाइल टावर से जुड़े सभी कॉल रिकॉर्ड खंगाले। कई अजीब नंबर मिले। कुछ कॉल्स देवबंद से आई थीं, कुछ शामली के आसपास के इलाकों से। यानी कहानी और गहराती जा रही थी। इसी दौरान मौलाना के साले यानी इजराना के भाई फिर सामने आए। उन्होंने मीडिया से कहा, पुलिस इस केस को गलत दिशा में ले जा रही है। हमारा परिवार इंसाफ चाहता है, लेकिन असली इंसाफ, उनका कहना था, इन दो बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अकेले यह सब कर सकें। किसी ने उनके दिमाग में जहर घोला, किसी ने उन्हें इस्तेमाल किया। उनका बयान फिर से सबका ध्यान खींचने वाला था। पूरा गांव और मीडिया एक ही स्वर में बोल उठा, सीबीआई जांच होनी चाहिए। गांव वालों ने औपचारिक अर्जी दी और पुलिस ने इसे आगे बढ़ाया। राज्य सरकार ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ी तो केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि अगर सीबीआई जांच शुरू करती है तो पुरानी फाइलें फिर से खुलेंगी, हर गवाह को बुलाया जाएगा और हर बयान की गहराई से जांच होगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में एक और अहम बात सामने आई। तकनीकी रिपोर्ट में पता चला कि सीसीटीवी बंद करने के लिए एडमिन एक्सेस कोड का इस्तेमाल हुआ था, जो केवल मौलाना और मस्जिद के तकनीकी केयरटेकर को ही पता था। पुलिस अब दोनों पर निगरानी रख रही है। केयरटेकर फिलहाल लापता है। माना जा रहा है कि वही शख्स सीसीटीवी बंद करने और सबूत मिटाने के पीछे था। मौलाना का कहना है कि उन्होंने उस दिन किसी को भी कैमरा बंद करने का आदेश नहीं दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर यह आदेश उन्होंने नहीं दिया तो फिर किसने किया? इस पूरे हंगामे के बीच मौलाना की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सुन्ना गांव में वे अब लगभग एकांत में रहते हैं। कभी गांव की मस्जिद के इमाम अब गहरे सदमे में चुप बैठे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे खुद को दोषी समझने लगे हैं, सोचते हैं कि उनकी डांट और कठोरता ही बच्चों को इस हद तक ले गई। वहीं कुछ कहते हैं कि वे असली अपराधी को जानते हैं, लेकिन डर की वजह से चुप हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मौलाना की आंखों में अब केवल दर्द है। वह बोलते नहीं, लेकिन चेहरा सब कह देता है। अब बागपत का यह मामला एक चौराहे पर खड़ा है। पुलिस, मीडिया और गांव वाले, हर कोई अपनी अपनी कहानी बता रहा है। कुछ के लिए मौलाना निर्दोष हैं, वहीं दूसरों के लिए वे इस साजिश की मुख्य कड़ी हैं। लेकिन सच अभी भी धुंध में छिपा है, क्योंकि जिन बच्चों ने जुर्म कबूल किया था, उनमें से एक ने बयान बदल दिया। उसने कहा, हमसे दबाव में यह कबूल करवाया गया था, हमें धमकाया गया, हमने कुछ नहीं किया। पुलिस के लिए अब स्थिति और उलझ गई है। अगर बच्चे सच बोल रहे हैं तो असली अपराधी कौन है? गांव की गलियों में सन्नाटा छाया है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बेचैनी महसूस की जा रही है। लोग कह रहे हैं, जब तक सीबीआई नहीं आएगी, इस केस का सच सामने नहीं आएगा। और मौलाना की तस्वीर अब भी मस्जिद की दीवार पर टंगी है। उनकी आंखें मानो पूछ रही हों, क्या मेरे परिवार को कभी इंसाफ मिलेगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीबीआई की एंट्री तय मानी जा रही है, और जब जांच शुरू होगी तो शायद वह चेहरा भी सामने आए जो पूरी साजिश के पीछे था। सवाल अब भी वही है, क्या ये दो नाबालिग बच्चे सच में दोषी हैं, या किसी ने उन्हें बदले की आग में झोंक दिया? क्या मौलाना वास्तव में निर्दोष हैं, या उनकी चुप्पी में कोई राज छिपा है? आपका क्या मानना है? क्या मौलाना के परिवार को कभी सच्चा इंसाफ मिलेगा, या यह केस भी कई अनसुलझे रहस्यों की तरह धीरे धीरे फाइलों में दफन हो जाएगा? लेकिन कहानी में जो तीसरे मास्टरमाइंड, सीसीटीवी एडमिन कोड या काली गाड़ी में 4 नकाबपोश लोग जैसे विवरण हैं, उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। ये बातें केवल अफवाह या जांच में अनुमान के रूप में हैं, और केवल पुलिस, सीबीआई की आधिकारिक रिपोर्ट से ही सत्यापित की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स और क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस न हो।